ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ते आगे। बड़ी खबर पटना से है, जहां पीएमसीएच के गेट पर अपराधियों ने एक एम्बुलेंस चालक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद पीएमसीएच कैंपस में सनसनी फैल गई। मृतक विनय कुमार दास मूल रूप से झारखंड के हजारीबाग का रहने वाला था। जानकारी के अनुसार बाइक सवार दो अपराधियों ने पहले एम्बुलेंस चालक से मारपीट की और फिर गोली मारकर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, लेकिन अस्पताल ले जाते समय ही उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज से कई चीजों को खंगालने की कोशिश कर रही है। तो ये तस्वीर पीएमसीएच के गेट पर जहां एम्बुलेंस खड़ी रहती है, वहां पर एक एम्बुलेंस चालक को, जिनका नाम विनय कुमार दास था, उनके पिताजी का नाम जवाहर दास, ये ओरिजिनली रहने वाले थे झारखंड के में हजारीबाग जिला के देवकुली के रहने वाले थे। आज शाम दो अज्ञात मोटरसाइकिल से आए और पहले मृतक के साथ मारपीट किए, गाली गलौज किए, बकझक किए, और जब मृतक भागने लगे तो उनको दो गोली ये लोग मार दिया अपराधियों ने, और उसके बाद मार करके वे लोग भाग गए। और अब खबर आरा से है, जहां उत्पाद और मद्य निषेध विभाग ने करीब 475 लीटर विदेशी शराब को बरामद किया। उत्पाद विभाग ने शराब की यह खेप NH 922 पर शाहपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर से बरामद की है। शराब की खेप यूपी के बलिया से आरा की ओर ले जाई जा रही थी। आपको बता दें कि जब्त शराब की कीमत लगभग 8 लाख रुपए बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक शराब तस्कर ट्रैक्टर में तहखाना बनाकर ये विदेशी शराब ले जा रहे थे। पुलिस ने मौके से ट्रैक्टर चालक को भी गिरफ्तार किया। क्या नाम है? करके दिया। कहाँ से? सब्जी मंडी से। हाँ। भोजपुर सब्जी मंडी से। कहाँ लेके जा रहे थे? बोला कि आरा हमारा आदमी दिन से ले लेगा गाड़ी, जाओ। जिसको देना था माल, उसका नाम मालूम है आपको? ना, उसका मालूम नाम नहीं है हमारा। हाँ। ये बोला कि हमारा आरा में आदमी है, तुम लेके जाओ। अच्छा। वहाँ हमारा आदमी तुमसे मिल के गाड़ी ले लेगा। भागलपुर में शराब माफियाओं ने एक परिवार पर कहर बरपाया। परिवार का कसूर इतना था कि शराब के धंधे की सूचना परिवार ने पुलिस को दे दी। आखिर बिहार में शराब माफिया इतने बेखौफ कैसे हैं? बिहार में शराब माफियाओं का आतंक। शराब की सूचना देने पर बड़ा कांड। धंधे के बीच आए तो खैर नहीं। बिहार में शराब माफिया बेखौफ है। अगर उनके धंधे के बीच कोई आया तो उसकी खैर नहीं। अगर पुलिस की मुखबिरी की तो उसका अंजाम भुगतना होगा। भागलपुर से कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जब पुलिस को शराब तस्करी की सूचना देना एक परिवार को महंगा पड़ गया। शराब माफियाओं को जैसे ही इसकी खबर मिली, शराब माफियाओं ने ऐसा आतंक मचाया कि पूरा इलाका दहशत में आ गया। शराब तस्करों ने सूचना देने वाले परिवार के घर पर हमला कर दिया और हमले में 3 लोग बुरी तरह जख्मी हुए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। चंचल बिंद, आरती देवी, सभी लोग परिवार उसका आया। मेरे पति के साथ मारपीट करने लगा, मेरा बेटा के साथ मारपीट करने लगा। सब लोग धमकी देता है कि हम लोग दारू बनाते हैं, तुम लोग सब खबर देता है पुलिस को, तुम्हारे वजह से हम लोग पकड़ा जाते हैं, मेरा परिवार पकड़ा जाता है। सुल्तानगंज थाने के मिर्जापुर गांव में खुलेआम शराब की अवैध बिक्री होती है, जिसकी सूचना एक परिवार ने पुलिस को दी। इसके बाद माफियाओं ने परिवार पर कहर बरपाया। हमले में घायल परिवार ने सुल्तानगंज थाने में शिकायत की। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि शराबबंदी के बाद भी शराब की बिक्री कैसे हो रही है? शराब माफिया इतने बेखौफ कैसे हैं? शराब माफियाओं को आखिर कौन शह दे रहा है? प्रशासन की नाक के नीचे आखिर शराब की बिक्री कैसे हो रही है? न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। सिमडेगा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 2 युवकों को बाइक ने टक्कर मारी। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवक
और सड़क किनारे खड़े 2 युवकों की मौत हो गई है। बेलगाम गाड़ियों ने युवकों को टक्कर मारी और उसके बाद उनकी मौत हो गई। बता दें आपको कि बोलबा थाना क्षेत्र की एक घटना बताई जा रही है। तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिलेगा। सिमडेगा से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें, जहां सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। 2 युवकों को बाइक ने टक्कर मारी। 2 युवक जो साइड में सड़क किनारे खड़े थे उनको टक्कर मारी, उनकी भी मौत हो गई है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर, जहां सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। सड़क किनारे खड़े युवक को बाइक ने टक्कर मारी और मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवक की भी मौत हो गई है, खबर सामने आ रही है। बोलबा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के उड़ीसा के राज्यपाल पद से इस्तीफा ने प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। कहा जा रहा है कि रघुवर दास को बीजेपी फिर से संगठन में लाने की तैयारी है और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी प्रदेश में एक बार फिर एक्टिव मोड में दिख रही है और नए सिरे से समीकरण को साधने में जुटी है। प्रदेश बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट अब तेज हो गई, जब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया। आदरणीय रघुवर दास जी संगठन के विभिन्न दायित्वों का निर्वाह किया है और प्रशासनिक के विभिन्न पदों में रह करके जनता का सेवा की है और यह विषय केंद्रीय नेतृत्व का है। केंद्रीय नेतृत्व जो जिम्मेवारी देंगे निश्चित रूप से रघुवर जी उस काम करने का काम करेंगे। झारखंड चुनाव में ओबीसी वोट बैंक को बीजेपी अपनी तरफ शिफ्ट नहीं कर पाई थी। कहा जा रहा है कि इसी की वजह से हार झेलनी पड़ी। इसी को देखते हुए चर्चा ऐसी है कि रघुवर दास को झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो मैं तो बोला कि वो तो प्रदेश के कार्यकर्ताओं के राय के आधार पर, केंद्रीय नेतृत्व की सहमति के आधार पर प्रदेश अध्यक्ष का नियुक्ति होती है। अब वो प्रदेश के हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, केंद्रीय नेतृत्व है, सभी लोगों की आम सहमति बनेगी। जिस नाम पर सहमति बनेगा वो राज्य का अध्यक्ष होगा। जानकारी के मुताबिक अगर बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है तो सदन में एसटी चेहरे के तौर पर पार्टी मजबूत होगी। ऐसे में रघुवर दास को प्रदेश की कमान देकर ओबीसी वोट बैंक को साधने की तैयारी है। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। रघुवर दास की झारखंड बीजेपी में संभावित पॉलिटिकल एंट्री पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने बड़ा बयान दिया है। सीपी सिंह ने कहा कि रघुवर दास झारखंड में मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री पद तक की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और ऐसे अनमोल हीरे को कौन अपने साथ देखना पसंद नहीं करेगा। तरह तरह की हो रही है, राष्ट्रीय से लेकर राज्य तक की हो रही है। भाई भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, महामहिम राज्यपाल से इस्तीफा दे दिया तो स्वाभाविक रूप से हमारे इस राज्य के कई बार विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं, महामहिम राज्यपाल रह चुके हैं। जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो स्वाभाविक रूप से राजनीति में आएंगे और भारतीय जनता पार्टी उनका बेहतर ढंग से सदुपयोग करेगी। संसद में एनडीए और कांग्रेस के सांसदों के बीच धक्का मुक्की पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए तंज कसा। अपने पोस्ट में स्वास्थ्य मंत्री ने लिखा कि कितने आदमी थे, हुजूर 99 और तुम 240, फिर भी एक धक्का मुक्की हो गई और तुम गिर गए। ऐसे गिरे कि आईसीयू में भर्ती होना पड़ा। दरअसल संसद भवन में धक्का मुक्की के दौरान बीजेपी के सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत धक्का लगने से गिर गए थे। दोनों सांसदों को आईसीयू में भर्ती कराया गया था। अब सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए इरफान अंसारी ने एनडीए पर तंज कसा है और माना जा रहा है कि इस पोस्ट के बाद झारखंड की सियासत गर्मा सकती है। तो इरफान अंसारी का फेसबुक पोस्ट जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर एनडीए को निशाने पर लिया है। खबर पलामू से है, जहां गुजरात में दुष्कर्म के बाद इलाज के दौरान मृत गुड़िया का शव पांकी पहुंचा। गुजरात के भरूच में दुष्कर्म के बाद गंभीर हालत में वडोदरा में उसका इलाज चल रहा था, जहां सोमवार को उसकी मौत हो गई थी। मौत के बाद परिजन शव लेकर गुजरात से पांकी पहुंचे, जहां शव को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी रही।
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के साथ ही पाकी विधायक शशिभूषण मेहता और पलामू डीसी शशि रंजन के साथ कई अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहे। डीसी ने पीड़ित परिवार को हर सहायता देने का भरोसा दिया तो लोगों ने आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। अनफॉर्चुनेटली जब डेड बॉडी का डिपार्ट हुआ तो सब लोग कॉन्टेक्ट में है और यहाँ पे चूंकि भी डेड बॉडी आई है तो हम लोग चाहेंगे सबसे पहले क्रियाक्रम हो जाए अच्छे तरीके से। इसके बाद हम इसके लिए यहाँ पे परिवार वालों से मिलने के लिए और अपने ये करने के लिए माननीय मंत्री भी यहाँ पे आने वाले हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी सुविधा जो भी चीज़ें हो सकती है इनके लिए परिवार के लिए हम उनको देने की प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। सरकार है उनसे हम आग्रह करना चाहेंगे स्पीडी ट्रायल करा करके निश्चित रूप से उस दरिंदे को फांसी की सजा दी जाए जिससे कि आने वाले समय में इस प्रकार से घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो सके। आबुआ आवास में जो सूची तैयार थी तो इनका क्रमांक लाभान्वितों की सूची में इनका क्रमांक 5 पर था जिसे किसी तरह से वो क्रमांक 94 या 95 पर कर दिया गया। तो ये एक गंभीर बात है कि इस तरह कैसे हुआ है। वो आवास अगर क्रमांक 5 पर ये परिवार होता तो उसी समय मिल गया होता। डीसी पलामू ने भी इसे काफ़ी सीरियसली लिया है और उन्होंने कहा भी है कि इसकी जांच भी करवाएंगे। और अब खबर गोड्डा के बुआरीजोर से है, जहां के गोड्डा के बुआरीजोर अंचल से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो आपको परेशान कर देगी। इस वीडियो में एक महिला किताब के पन्ने जलाकर खाना बना रही है और वो भी एक सरकारी स्कूल के मिड डे मील का खाना। सोचिए, जिससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि जिस स्कूल में बच्चों को किताबों का सत्कार करना सिखाया जाना चाहिए वहीं किताबें जलाकर खाना बनाया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर को देखकर आपके मन में कैसा भाव आ रहा है? गुस्से का, हैरानी का या फिर शर्मिंदगी का? ये महिला किताबों के पन्ने फाड़कर चूल्हे में ऐसे झोंक रही है जैसे ये पुआल है। हद तो ये है कि कुछ छोटे बच्चे जो स्कूल जाने की उम्र के हैं किताब के पन्ने फाड़कर उसे दे रहे हैं। ये तस्वीर गोड्डा के राजकीयकृत मध्य विद्यालय लोहांडिया बाजार की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये महिला बच्चों की किताब जलाकर उन्हीं के स्कूल में खाना बना रही है। ये घटना बेहद चिंताजनक है और शिक्षा विभाग की लापरवाही का खुला प्रमाण भी है। खाना बनाने के लिए सरकार ने विद्यालयों में गैस सिलेंडर और चूल्हे की व्यवस्था की है ताकि रसोई का काम सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल हो सके। इसके बावजूद इस विद्यालय में खाना लकड़ी और किताबों को जलाकर बनाया जा रहा है। आखिरकार रसोइया को इस लापरवाही की अनुमति किसने दी? क्या ये गैस सप्लाई की कमी का मामला है या फिर प्रशासन की उदासीनता का परिणाम? इस घटना के बाद रसोइया के साथ स्कूल के शिक्षकों पर भी सवाल उठने लगा है, क्योंकि विद्यालय में खाना पकाने के लिए किताबें जलाना केवल रसोइया की गलती नहीं हो सकती। इसे रोकने की जिम्मेदारी वहां के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की भी बनती है। इस घटना से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि शिक्षा के मंदिर में इस तरह की घटना बेहद शर्मनाक है। लोगों ने मांग की है कि इस मामले की गहन जांच कर दोषियों को सजा दी जाए। पूरे मामले पर जिला शिक्षा पदाधिकारी मिथिला टुडू से भी हमने संपर्क करने की कोशिश की, पर वो उपलब्ध नहीं थे। ये घटना आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि जिस देश में हम गलती से भी किताब पर पैर लग जाने पर उसे प्रणाम कर क्षमा याचना करते हैं, वहाँ किताबों का ऐसा अपमान कैसे किया जा सकता है। गोड्डा से संवाददाता अमित कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा से पहले आधे अधूरे चंदवारा पुल को चमकाया जा रहा है। सीएम नीतीश को दिखाने के लिए पुल की पेंटिंग में दिन रात मजदूर लगे हैं। सीएम नीतीश ने साल 2014-15 में पुल का उद्घाटन किया था, लेकिन पुल का निर्माण अब तक पूरा नहीं हुआ है। पुल के डेंटिंग पेंटिंग की ये तस्वीरें हैं मुजफ्फरपुर के चंदवारा घाट की। पुल अधूरा है, लेकिन इस अर्धनिर्मित पुल को सफेद पेंट से चमकाया जा रहा है। बूढ़ी गंडक नदी पर बने
अर्धनिर्मित पुल की रंगाई का काम मजदूर दिन रात लगकर कर रहे हैं। इस पुल के निर्माण में 11 साल में 45 करोड़ खर्च हो गए हैं, लेकिन इस पुल का निर्माण पूरा नहीं हो पाया। अब सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा को लेकर पुल का रंग रोगन किया जा रहा है। अधूरे पुल की मजदूर दिन रात लगकर रंगाई पुताई कर रहे हैं। रंग रोगन का काम 26 दिसंबर तक पूरा कर लेना है, क्योंकि 27 दिसंबर को मुख्यमंत्री का जिले में आगमन है। चंदवारा के अर्धनिर्मित पुल को रंग रोगन करके सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा से पहले चमकाया जा रहा है। वहीं डीएम का दावा है कि पुल का उद्घाटन साल 2025 में हो जाएगा। चंदवारा पुल के अप्रोच पथ का जो है उसमें रिवाइज्ड ए की प्रक्रिया में है, उसमें काम प्रारंभ हो गया है और चंदवारा पुल जो है हम लोग मान करके चल रहे हैं। उसमें अपर मुख्य सचिव पथ निर्माण विभाग का भी निरीक्षण हुआ था और अगले वर्ष 2025 में जो है पुल बन करके तैयार हो जाएगा और इसमें आवागमन प्रारंभ हो जाएगा। प्रगति यात्रा के पहले चरण में मुजफ्फरपुर में 27 दिसंबर को नीतीश कुमार पहुंचेंगे। सीएम के दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है। अर्धनिर्मित चंदवारा पुल का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2014-15 में किया था और इस चंदवारा का पुल को साल 2018 तक पूरा कर लिया जाना था, लेकिन साल 2024 बीतने वाला है और ये पुल अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अब सीएम नीतीश को दिखाने के लिए अधूरे पुल का तेजी से रंगरोगन हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से संवाददाता प्रियंक सौरभ की रिपोर्ट। सीएम नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के दौरान आरा जाएंगे, जिसे लेकर आरा में जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। सीएम के आगमन को लेकर आरा के जगदीशपुर प्रखंड के हरिगांव में इसकी जोरदार तैयारी चल रही है। हरिगांव में सीएम के आगमन की तैयारी में जिला प्रशासन की टीम जुटी है, जहां विकास का काम जोरों शोरों से चल रहा है। गाँव के लोगों में काफी खुशी नजर आ रही है। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार पहुंचेंगे और महिलाओं से संवाद करेंगे, जिसकी तैयारी की जा चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और वो इस प्रगति यात्रा के तहत भोजपुर जिले में भी पहुंचेंगे। इस वक्त देखिए हम मौजूद हैं जगदीशपुर प्रखंड के हरिगांव में, जहां की उनके आगमन की पूरी तैयारी चल रही है। ये वहीं हरिगांव गांव है जहां के रहने वाले सर शिवसागर राम गुलाम जी मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं और उन्हीं का ये पैतृक गांव है। कई स्मृतियां उनकी इस गांव से जुड़ी हुई है। देखिए चारों तरफ जो विकास के कार्य हैं वो चल रहे हैं, दिन रात यहाँ कार्य चल रहा है, चाहे वो इस तालाब के सौंदर्यीकरण की बात हो, घाट बनाने की बात हो या फिर अन्य विकास के कार्य हो, वो लगातार युद्ध स्तर पर जारी है। और प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी गांव में पहुंचने वाले हैं, जहां की वो महिलाओं से संवाद करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे। गांव और पंचायत उत्साहित है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पे आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और यहां पे विकास की बात है तो यहां पे सारे विकास हो रहा है। जैसे कि हमने पहले ही हम लोग सरकार के माध्यम से, चाहे जो भी पहले से ही ये पोखरा के सौंदर्यीकरण और चारों तरफ फेवर ब्लॉक और इसके बाद पंचायत सरकार भवन के रिपेयरिंग और इसके बाद सभी चीज़ लैस होगा। इसके बाद यहाँ बनवा रहे हैं जीविका भवन, जो जीविका भवन जगदीशपुर के बाद यहाँ पे पहली बार बन रहा है। अस्पताल और स्कूल भी चकाचक हो रहा है, डेंटिंग पेंटिंग रिपेयरिंग सारे कुछ हो रहा है। जिला के 5 स्कूल डीएम साहब का चयनित किया हुआ है, जो ये हरिगांव भी है, जो सारे चीज़ लैस होगा इसमें। मॉरिशस के प्रधानमंत्री को बुलाया जाए और उनके खानदान से मिलाया जाए, जो पिछले टाइम में नहीं मिलने दिएगा कोई राजनीतिक चाल से, तो ये पहली मांग रहेगी। इस सब विकास को करते हुए सबसे एक स्वास्थ्य विभाग यहाँ है। हम लोग चाहते हैं कि उसमें कुछ सर्जन हो जाए, MBBS डॉक्टर हो जाए, प्रसव की व्यवस्था हो जाए, उतनी बेड की व्यवस्था हो जाए, उतने माने की कर्मचारी की व्यवस्था है, ताकि यहाँ पर स्वास्थ्य की सेवा हो। उम्मीद चारों तरफ विकास का कार्य चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि जो विकास के काम हैं, जो विकास के कार्य हैं, वो एक भी अधूरे नहीं रहेंगे। और जिसको लेकर के जो पदाधिकारी है, पंचायत के मुखिया है, तमाम लोग लगे हुए हैं, दिन रात मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं। वैसे तो मुख्यमंत्री जी की जो प्रगति यात्रा है वो यहाँ भोजपुर ज़िले में 15 जनवरी के बाद संभावित है, लेकिन तैयारी जोरों शोर से चल रही है और विकास के तमाम कार्य किए जा रहे हैं। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।